हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं मई 24 के लिए टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज और आज इसका लेक्चर नंबर 11 है, जहां पर हम लोग रिटर्न फाइलिंग और सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आए हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, पैन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हैं। तो ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देखनी है आप लोगों को, सबके साथ शेयर कर देना है और फटाफट से स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो नोट्स वगैरह हैं तो नोट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फॉर द अनइनिशिएटेड ये हम लोगों का प्लान है। हम लोगों ने 1 फरवरी से ये रिविजन सीरीज स्टार्ट की थी और ये उसके टेंटेटिव डेट्स हैं और ये जीएसटी का शेड्यूल है, इसको भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 12, प्रोविजंस फॉर रिटर्न फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, यहां पर सबसे पहले सेक्शन 139(1) आता है जो कि बात करता है कि किन किन असेसीज को कंपलसरीली अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होगा। ठीक है, तो देखो जो कंपनीज और फर्म्स हैं उनको तो हमेशा ही फाइल करना है, चाहे उनके प्रॉफिट आए, चाहे लॉस आए, चाहे निल इनकम हो, कुछ भी हो, तो उनको तो अपना रिटर्न हमेशा फाइल करना ही करना है। कुछ रेजिडेंट्स होंगे जिनके पास फॉरेन एसेट्स होंगे, ठीक है, या जिनके पास एसेट्स होंगे या फिर जिनके पास साइनिंग अथॉरिटी होगी इन एन अकाउंट आउटसाइड इंडिया, तो उनको भी अपना रिटर्न कंपलसरीली फाइल करना है। राइट, इसके अलावा इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स, एओपीज, बीओआईज, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्संस, इनको अपना इनकम तब फाइल करना है अगर एग्जेम्पशंस से पहले, एग्जेम्पशंस से पहले मतलब चैप्टर 6A के डिडक्शंस और 54, 54B, 54D, 54EC और 54F के एग्जेम्पशंस से पहले इनकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो एग्जेम्पशंस और डिडक्शन से पहले हमें देखना पड़ेगा, मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम में से भी हम लोगों को वो जो सेक्शन 54 वाले डिडक्शंस हैं उनको हम लोगों को ऐड बैक करना होगा। ठीक है, और फिर देखना होगा। राइट, तो सपोज मेरी इनकम आ रही है लेट्स से 1,50,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन 1,50,000 कब आई? जब मैंने उसमें डिडक्शंस लिए। तो डिडक्शन से पहले अगर मेरी इनकम 2,50,000 को क्रॉस कर रही है तो मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इवन इफ आई एम नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स। ठीक है, क्योंकि डिडक्शंस तो मिलेंगे ही और डिडक्शंस मिलने के बाद मेरे को टैक्स तो पे करने की कोई जरूरत नहीं होगी, टैक्स लायबिलिटी से कम आ जाएगी, लेकिन फिर भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस से पहले मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करेगी तो। ठीक है, उसके बाद पर्सन्स अदर देन कंपनी एंड फर्म विद स्पेसिफिक फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये जो 7-8 एक्टिविटीज हैं, ये अगर आप एंगेज कर रहे हो तो फिर आपको कंपलसरीली रिटर्न अपना फाइल करना होगा। अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है, अगर आपने बिजली के बिल पर 1 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है, अगर आपकी सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 60 लाख से ज्यादा थी बिजनेस में या 10 लाख से ज्यादा थी प्रोफेशनल में, अगर आपका एग्रीगेट टीडीएस या टीसीएस 25,000 से ज्यादा कट रहा है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 से ज्यादा कट रहा है, या आपने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट किया है 50 लाख या उससे ज्यादा। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी ट्रांजैक्शन, इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन में आपने एंटर किया है, इनमें से किसी भी एक्टिविटी में आप फॉल करते हो, तो आपको अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? हम लोगों के लिए इंटरमीडिएट लेवल के लिए बड़ी सिंपल सी चीज है। जिन कंपनीज का या फर्म्स का ऑडिट वगैरह होना होता है उनके लिए 31 अक्टूबर, बाकी सबके लिए 31 जुलाई। ठीक है, ये जो 92E वाला है 30 नवंबर, ये हमारे सिलेबस में वैसे भी नहीं है। ओके, रिटर्न ऑफ लॉस के बारे में बात करते हैं। अगर आपके कोई लॉसेस वगैरह हैं, ठीक है, अगर आपके कोई लॉसेस वगैरह हैं तो आप रिटर्न फाइल करोगे तभी आपको उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने कई सारे क्राइटेरियाज पढ़े थे कि अगर आपका इस कैटेगरी में लॉस आता है तो इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, अगर आपका ऐसा होता है तो इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड ऑल दैट। लेकिन ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड तभी किए जा सकते हैं अगर आपने अपना लॉस वाला रिटर्न फाइल किया है विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1). ठीक है, यानी 31 जुलाई या 31 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपने अपना रिटर्न फाइल किया है तभी आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 2 एक्सेप्शंस हैं, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ यू हैवंट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, ऑलराइट, देन वी हैव बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? मान लो आपने ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया। ठीक है, 139(1) की जो डेट्स हैं यानी 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, आपने 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया। ठीक है, अब अगर आपने अपना रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली फाइल नहीं किया तो आप इसको लेट में भी फाइल कर सकते हो टिल 31 दिसंबर। राइट, तो अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर which has not been furnished within the time allowed under section 139(1) may be furnished at any time before
3 months prior to the end of the relevant assessment year, that is 31 दिसंबर 2024 for previous year 23-24, और completion of assessment whichever is earlier. ठीक है, completion of assessment या फिर 3 महीने जो भी पहले होगा उससे पहले पहले आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो. ठीक. Then we have revised return. फिर हमारे पास रिवाइज्ड रिटर्न आता है. अगर आपने अपना कोई रिटर्न फाइल किया है, चाहे वो बिलेटेड रिटर्न हो 139(4) वाला, चाहे वो ओरिजिनल रिटर्न हो, चाहे वो लॉस्ट रिटर्न हो, कुछ भी हो, आप अपने रिटर्न को 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले रिवाइज भी कर सकते हो. ठीक है, आप अपने रिटर्न को 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले रिवाइज भी कर सकते हो. तो इफ एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट इज डिस्कवर्ड इन अ रिटर्न furnished under section 139(1) or belated return under section 139(4), a revised return may be furnished by the assessee at any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year या फिर completion of assessment whichever is earlier. तो belated return का भी रिविजन किया जा सकता है. ठीक, ओके. अगर आपने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया, ठीक है, ड्यू डेट पर अगर आपने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया तो उस पर इंटरेस्ट लगता है अंडर सेक्शन 234A. ठीक है, अगर आप बाद में फाइल कर देते हो, ठीक है, अगर आप ड्यू डेट के बाद, जैसे बिलेटेड रिटर्न वगैरह भी आपने फाइल किया, तो आपने रिटर्न फाइल किया अपने ड्यू डेट के बाद, तो 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ लगता रहता है जब तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर देते. ठीक है, तो जैसे आपकी सपोज रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई थी. ठीक है, अब आपने रिटर्न फाइल कब किया? आपने रिटर्न फाइल किया सपोज 15 नवंबर को, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने का इंटरेस्ट आपके ऊपर लग जाएगा. मान लो आपने लेट रिटर्न भी नहीं फाइल किया, ड्यू डेट आपने स्किप कर दी, उसके बाद आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जितने भी महीने होंगे हर महीने के लिए 1% पर मंथ के रेट से आप पर इंटरेस्ट लगता रहेगा. ठीक, ओके. देन वी हैव सेल्फ असेसमेंट टैक्स 140A. तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बस इतना सा कहता है कि जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे तो जितना भी आपका टैक्स बनता है वो आपको पे करना है. टैक्स जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से ऑफ कोर्स आप अपना TDS TCS का क्रेडिट माइनस करोगे, जितना आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है उसको आप माइनस करोगे. अगर आपका कोई मैट वाला क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इन ओल्ड स्कीम, ठीक है, मैट नहीं सॉरी AMT, CA फाइनल में मैट है, इंटरमीडिएट में AMT है. ठीक है, तो AMT का अगर कोई क्रेडिट मिल रहा है तो ओल्ड स्कीम में, तो उसको भी आप वहां पर सेट ऑफ करोगे और जितना भी बचा हुआ होगा आप उसका टैक्स पे करोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी या कुछ भी अगर आपके पास होगा तो. ठीक है, मान लो इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, टैक्स मिलाकर आपका कुछ एक एक्स अमाउंट बन रहा है, सपोज 1 लाख रुपए बन रहा है. ठीक है, आपका इंटरेस्ट भी हो गया, फीस भी हो गया, पेनल्टी भी हो गया और टैक्स अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए उसमें बन रहा है, और आप पे कर रहे हो सपोज ओनली 80,000. ठीक है, आप पे कर रहे हो सिर्फ 80,000. तो टोटल आपको पे करना था 1 लाख रुपीस, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो? 80,000 पे कर रहे हो. तो ये 80,000 कहां कहां माना जाएगा कि आपने इंटरेस्ट पे किया है, फीस पे किया है, कैसे कैसे इसका अपोर्शनमेंट होगा? तो उसके लिए लिखा हुआ है अमाउंट पेड अंडर सेक्शन 140A1 इज एडजस्टेड टुवर्ड्स फी. सबसे पहले माना जाएगा कि आपने फी पे की. ठीक है, सबसे पहले माना जाएगा आपने फीस पे की, फिर आपने इंटरेस्ट पे किया माना जाएगा, और फाइनली टुवर्ड्स टैक्स पेबल. ठीक है, तो जो भी अमाउंट होगा सबसे पहले वो फी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, फिर इंटरेस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, और फिर फाइनली वो टैक्स पेबल के अगेंस्ट एडजस्ट होगा. ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट आया है अपडेटेड रिटर्न का. ठीक है, अपडेटेड रिटर्न क्या होता है? अगर आप अपना रिटर्न नहीं फाइल करते हो या आपको लगता है कि यार मेरी कोई इनकम है जिसको मुझे दिखाना चाहिए था लेकिन वो मैं नहीं दिखा पाया हूं, तो आप अपना एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो. ये अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो 2 साल के अंदर अंदर, असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर. अगर मैं प्रीवियस ईयर 23-24 के बारे में बात करूं तो प्रीवियस ईयर 23-24 का असेसमेंट ईयर क्या है? 24-25 है. ठीक है, तो 31 मार्च 2025 से 2 साल यानी 31 मार्च 2027 तक आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो. ठीक, तो any person can furnish updated return within 24 months from the end of the relevant assessment year, regardless of whether they have previously filed a return under section 139(1), 139(4) or 139(5). If the updated return is a loss return or decreases the total tax liability or results in a refund or increases the refund already claimed, तब आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते. तो ये अपडेटेड रिटर्न आपका इनएप्लीकेबल हो जाता है. ठीक है, तो अगर आपकी इनकम कम हो रही है अपडेटेड रिटर्न की वजह से, आप कह रहे हो नहीं मैंने तो पहले इनकम दिखा दी थी अब तो मेरे को लॉस दिखाना है, तो वो आप नहीं कर सकते. ठीक है, रिवाइज रिटर्न में वो आप कर सकते हो. ठीक, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, बाद में आपने उसको रिवाइज कर दिया, रिवाइज रिटर्न में आपने इनकम की लायबिलिटी कम की, टैक्स लायबिलिटी कम की, रिफंड क्लेम कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अपडेटेड रिटर्न में नहीं. ठीक है, तो अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है
या आपका रिटर्न लॉस आ रहा है, या रिफंड क्रिएट हो जा रहा है, या जितना रिफंड आपको ऑलरेडी मिला था उसमें और इंक्रीमेंट आ जा रहा है, तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो। ठीक, ओके। अब देखो, restrictions on furnishing updated return: cannot furnish an updated return if already done for the assessment year, if any assessment, pre-assessment, pre-computation revision proceedings are pending or completed, or if the person belongs to a class specified by the CBDT। अगर आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो आप दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर कोई असेसमेंट, प्री असेसमेंट, प्री कंप्यूटेशन या रिवीजन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तब भी आप अपना अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। और अगर आप सीबीडीटी के द्वारा स्पेसिफाइड क्लासेस में फॉल करते हो, तब भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें कौन सी क्लासेस है उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। आओ, अपडेटेड रिटर्न जब आप फाइल करोगे तो आपको अपना टैक्स भी भरना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे तो ऑफ कोर्स आपको अपना टैक्स भी भरना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स आएगा, ये क्या होगा, आपको एक एडिशनल टैक्स भी देना होता है। जितना भी आपका टैक्स बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, उस पर जो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा, फीस लगेगी, वो सब भी आपको देना ही देना होगा। लेकिन उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स भी लगता है। एडिशनल टैक्स का अमाउंट होता है 25%। अगर आपने एक साल के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो 25%, अगर आपने एक साल के बाद फाइल किया तो 50%। ठीक है, अब समझना है इस चीज को। अपडेटेड रिटर्न आप असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर फाइल कर सकते हो, यानी 31 मार्च 2027 तक फाइल कर सकते हो, राइट। अगर आपने अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2026 तक फाइल कर दिया तो जितना आपकी अपडेटेड रिटर्न में आप अपनी इनकम वगैरह बढ़ा के ही दिखाओगे ना, ठीक है, क्योंकि कम करके दिखाने का तो स्कोप ही नहीं है। तो अगर आप इनकम बढ़ा के दिखाओगे तो ऑफ कोर्स आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ेगी। वो वाला टैक्स तो आपको देना ही देना पड़ेगा। आपको साथ ही साथ एक एडिशनल 25% का टैक्स भी देना होगा अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया टिल 31 मार्च 2026। ठीक है, अगर आपने 31 मार्च 2026 के बाद फाइल किया टिल 31 मार्च 2027, तो ये जो एडिशनल टैक्स का अमाउंट होगा ये 50% हो जाएगा। ठीक, देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी बिफोर फर्निशिंग अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम इफ नो रिटर्न फर्निश्ड अर्लियर। अगर आपने पहले कोई रिटर्न फर्निश ही नहीं किया था और अब आप उसको अपडेटेड रिटर्न के नाम से फर्निश कर रहे हो, तो वे नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड एंड टैक्स इज पेबल बेस्ड ऑन द अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a). The assessee must pay the tax with interest and fee for any delay along with additional tax computed under section 140(b)(3) before furnishing the return। ठीक है, अब ये जो एडिशनल टैक्स है यही मैंने आपको बताया 25% या 50%। This includes accounting for already paid taxes, TDS, relief under section 89, tax credits। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी कुछ पे किया हुआ है, जैसे TDS, TCS कटा है, एडवांस टैक्सेस वगैरह कुछ हुए हैं, तो फिर उसका क्रेडिट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। In cases where no prior return was filed, interest under section 234A is computed based on the updated returns declared total income। ठीक है, तो 230 अगर आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं किया था तो 234A का आप पर इंटरेस्ट भी लगेगा। आओ देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी बिफोर फर्निशिंग अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम इफ रिटर्न इज फर्निश्ड अर्लियर। अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपने पहले रिटर्न नहीं फर्निश किया था और अब आप अपडेटेड रिटर्न के नाम से फर्निश कर रहे हो तो क्या क्या होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने पहले रिटर्न फर्निश कर दिया था और फिर से आप अपडेट उसको कर रहे हो तो क्या होगा। तो इफ अ रिटर्न वाज ऑलरेडी फाइल्ड अंडर सेक्शंस 139(1), 139(4) और 139(5) एंड additional tax is due based on the updated return under section 139(8)(a। आप पहले कर चुके थे लेकिन अब अपडेटेड रिटर्न की वजह से कुछ एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ रहा है। The assessee must pay this tax with the interest for any delay in advance tax payment along with the additional tax computed under section 140(b)(3), वही 25% या 50%, reduced by any interest already paid। This calculation considers relief or tax credited in the earlier return, TDS on income not included in the earlier return, and tax credits not claimed previously. The tax amount is increased by any refund issued for earlier return। अब देखो ये वाली बात है, additional income tax कितना। If the return is furnished after the allowed time under sections 139(4) or 139(5). Now what is 139(4) and 139(5)? 139(4) is belated return और ये कहता है belated return आप फाइल कर सकते हो till 31st December 2024। और ये 139(5) क्या है? 139(5) is the revised return, ये भी आप फाइल कर सकते हो till 31st December 2024। तो अगर आपने इसके बाद फाइल किया मतलब अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, ठीक है, तो डिफरेंट रेट्स अप्लाई। Specifically, it is 25% of the total tax and interest payable if the return is submitted within 12 months of the assessment year's end, यानी till 31 मार्च 2026। Alternatively, the rate is 50% if the return is furnished after 12 महीना but within 24 months of the assessment year's end। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि यहां पर 25% लगेगा till 31 मार्च 2026
और ये होगा टिल 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2027। ठीक, फिर बात करते हैं डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में। तो ये क्या होता है, इंटीमेशन ऑफ डिफेक्ट। तो इफ द असेसिंग ऑफिसर डीम्स द रिटर्न टू बी डिफेक्टिव, ही विल नोटिफाई द असेसी ऑफ द डिफेक्ट एंड प्रोवाइड अ चांस टू रेक्टिफाई इट विद इन 15 डेज फ्रॉम द इंटीमेशन डेट और अ फर्दर पीरियड अलाउड। 15 दिन के अंदर अंदर जब आपको इंटीमेशन मिला डिफेक्टिव रिटर्न का, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। If the defect is not rectified within the allowed time frame, the return will be considered as invalid. अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया या उसके लिए आपने कुछ satisfactory explanation नहीं दिया, तो आपके रिटर्न को invalid करार कर दिया जाएगा। It will be considered as if the return was never furnished. If the assessor rectifies the defect after the initial 15 days or extended period but before assessment, assessing officer may condone the delay, validating the return. ठीक है, तो यहां पर ये बोला गया है कि अगर आपने अपना डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया आफ्टर द 15 डेज पीरियड या एक्सटेंडेड पीरियड जितना भी असेसिंग ऑफिसर ने दिया है, असेसिंग ऑफिसर के दिए हुए पीरियड के बाद आपने अपना अगर डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया, तो अगर असेसिंग ऑफिसर से आपकी अच्छी बनती है तो असेसिंग ऑफिसर आपको इस डिफेक्ट को कंडोन कर सकता है कि चल ठीक है, कोई नहीं यार, तेरा रिटर्न मैंने वैलिडेट कर दिया। ठीक, ऑलराइट। फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप अपना रिटर्न फर्निश नहीं करते हो, ठीक है, 139(1) तक आप अपना रिटर्न अगर फर्निश नहीं करते हो, तो 5,000 रुपए की आपकी फीस भी लगती है। तो इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है 234A का, 234F में आपकी 5,000 रुपए की फीस भी लगती है। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होती है, तो फिर 1,000 रुपए की ही फीस लगती है। तो फिर 1,000 रुपए की ही फीस लगती है। आइए सर, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे अब हम लोग आ गए हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर पर। इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स आए हैं जिसपे मुझे लगता है कि कुछ एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। नॉट कोई बहुत बड़े बड़े डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इन अमेंडमेंट्स के बेसिस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो पैन में क्या है, पैन में ये है कि आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 4 सिचुएशंस दी हुई हैं, जिन 4 सिचुएशंस में अगर आप फॉल करते हो, अगर उन चारों में से किसी भी सिचुएशन में आप फॉल करते हो, तो आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इन 4 सिचुएशंस के अलावा एडिशनली आपको 3 और सिचुएशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पास 7 सिचुएशंस हैं। ठीक, समझना बात को। पहले आपको 4 सिचुएशंस दी हुई हैं कि अगर आप इन 4 सिचुएशंस में फॉल करते हो तो आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सिचुएशन 1 क्या है, इफ अ पर्सन्स टोटल इनकम और द इनकम ऑफ अनदर पर्सन फॉर हुम दे आर अकाउंटेबल एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर अ ईयर। ठीक है, अगर मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है या अगर किसी और की इनकम के लिए मैं अकाउंटेबल हूं और उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो असेसमेंट ईयर के 31 मई से पहले पहले मुझे पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर विल बी व्हाट, 31 मई 2024। ठीक, इफ एन इंडिविजुअल और एंटिटी सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड 5 लाख रुपीस इन अ फाइनेंशियल ईयर, 5 लाख से ज्यादा अगर उसकी सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स हो जाती है, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले पहले पैन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो 23-24 में 31 मार्च 2024 से पहले पहले मुझे अप्लाई करना पड़ेगा अगर मेरे सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स 5 लाख को क्रॉस कर जाती है। तो आगे देखो, तीसरी सिचुएशन, इफ अ रेजिडेंट एंटिटी अदर देन एन इंडिविजुअल enters into financial transactions totaling 2,50,000 rupees or more in a financial year। ठीक है, अगर मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंटर करता हूं 2.5 लाख से ज्यादा के, तो 31 मई फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब वही हो गया 31 मई 2024 तक मेरे को पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सिचुएशन 4 इज इंडिविजुअल्स होल्डिंग स्पेसिफिक पोजीशंस, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी एटसेट्रा इन एंटिटीज इन्वॉल्वड इन सिचुएशन 3। ठीक है, तो सिचुएशन 3 वाली कंपनी में अगर मैं कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हूं या डायरेक्टर हूं या पार्टनर हूं, ट्रस्टी वगैरह हूं, तो भी मुझे 31 मई 2024 तक, 31 मई 2000 अच्छा नहीं, फॉलोइंग, हाँ यहां पर हो गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब हुआ, जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ तो उसके अगले साल के 31 मई तक मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गई बेसिक 4 कंडीशंस। ठीक है, ये हो गई बेसिक 4 कंडीशंस। जो 3 एडिशनल कंडीशंस हैं उनको अब आप लोग जरा ध्यान से देखना। जो 3 एडिशनल कंडीशंस हैं उनको ध्यान से देखना। ये है एडिशनल केसेस। ठीक है, एक है पर्सन्स इंटेंडिंग टू डिपॉजिट कैश ऑफ 20 लाख रुपीज और मोर इन 1 और मोर अकाउंट्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर मेरा इंटेंशन है कि मैं अपने किसी एक बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करूंगा, तो जिस दिन मैं वो पैसा डिपॉजिट करने वाला होऊंगा उसके 7 दिन पहले के अंदर अंदर मेरे को पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी एडिशनल कंडीशन, पर्सन्स इंटेंडिंग टू विथड्रॉ कैश ऑफ 20 लाख रुपीज और मोर फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर।
अगर मेरा इंटेंशन 20 लाख से ज्यादा विथड्रॉ करने का है तो विथड्रॉल के 7 दिन पहले मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन, पर्सन्स इंटेंडिंग टू ओपन अ करंट अकाउंट और अ कैश क्रेडिट अकाउंट। अगर मेरा इंटेंशन है कि मुझे अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना है या कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करवाना है, तब भी मुझे 7 दिन के अंदर अंदर पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब सुनो, ये जो 3 कंडीशंस हैं, ये जो 3 एडिशनल कंडीशंस हैं, इन 3 एडिशनल कंडीशंस में आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहां सरकार ने रिलैक्सेशन दी है नॉन रेजिडेंट्स को और फॉरेन कंपनीज को। ठीक है, मतलब अगर कोई नॉन रेजिडेंट 20 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट करने की इंटेंशन रखता है तो उसको पैन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी 20 लाख से ज्यादा विथड्रॉ करने की इंटेंशन रखता है तब भी उसको पैन के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी एक करंट अकाउंट ओपन करता है, करंट अकाउंट ओपन करने की इंटेंशन रखता है, तब भी उसको पैन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करने की इंटेंशन रखता है तब उसको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट्स या फॉरेन कंपनीज के लिए इन 2 ट्रांजैक्शंस में तो पूरी की पूरी छूट है। नॉन रेजिडेंट्स या फॉरेन कंपनीज के लिए इन 2 ट्रांजैक्शंस में तो पूरी की पूरी छूट है। ठीक है, लेकिन इस वाले ट्रांजैक्शन में पार्टली छूट दी गई है कि करंट अकाउंट अगर आप ओपन करने की इंटेंशन रख रहे हो तो छूट है, कैश क्रेडिट अगर ओपन करने की इंटेंशन रख रहे हो तो छूट नहीं है। ठीक है, आओ, और ये वाला जो अमेंडमेंट है कब से एप्लीकेबल है? ये 10 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है। तो मतलब 10 अक्टूबर 2023 से पहले पहले अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी ये सब है तब तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। 10 अक्टूबर 2023 के बाद उन लोगों को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आओ इसको पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है। द CBDT has provided that a person is not required to apply for PAN or quote PAN in a case where the person making the deposit or withdrawal of any amount otherwise than by way of cash as per 1 or 2 above or opening a current account not being a cash credit account as per 3 above is a non-resident not being a company or a foreign company। ठीक है, मतलब यहां पर अगर आप 20 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करने वाले हो, ठीक है, कैश में नहीं, ये वाला पॉइंट में से, ये वाला पॉइंट अभी मैंने आपको नहीं बताया था कि कैश में नहीं है। ठीक है, तो 20 लाख से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो या 20 लाख से ज्यादा आप विथड्रॉ कर रहे हो, देखो अगर कैश में डिपॉजिट करोगे और कैश में विथड्रॉ करोगे, अगर कैश में डिपॉजिट करोगे और कैश में विथड्रॉ करोगे तब तो आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी है, उसका इंटेंशन है 20 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करना या 20 लाख से ज्यादा विथड्रॉ करना इन एनी मोड अदर दैन कैश, ठीक है, कि कोई नॉन रेजिडेंट अपने किसी दूसरे अकाउंट से इंडिया के अकाउंट में अगर 20 लाख रुपए ट्रांसफर करना चाहता है तो इंडिया के अकाउंट में 20 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए तो फिर उसको पैन के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी कैश लेकर आके 20 लाख रुपए यहां पर जमा करना चाहता है तो उसको ये करने की जरूरत पड़ जाएगी, उसको पैन के लिए अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से देखते हैं इसको। The CBDT has provided that a person is not required to apply for PAN or quote PAN in case where the person making the deposit or withdrawal of an amount otherwise than by way of cash के अलावा as per 1 or 2 above or opening a current account not being a cash credit account as per 3 above is a non-resident not being a company or a foreign company. The transaction is entered into within an IFSC banking unit। अभी ये IFSC banking unit क्या होती है इसके बारे में भी बात करूंगा। And such non-resident or the foreign company does not have any income chargeable to tax in India। ठीक है, तो इस नॉन रेजिडेंट की और फॉरेन कंपनी की अगर इंडिया में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, ठीक है, तो 3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली बात, चलो मैं आपको थोड़ा सा और लॉजिकली बताता हूं। द थिंग इज, कोई ऐसा नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी जिसकी इंडिया में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, वो अगर किसी IFSC बैंकिंग यूनिट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, सीक्वेंशियली समझो इसको, कोई ऐसी फॉरेन कंपनी या कोई नॉन रेजिडेंट जिसकी इंडिया में कोई टैक्सेबल लिमिट नहीं है, अगर ऐसी कोई एंटिटी IFSC बैंकिंग यूनिट के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही है, कैसे ट्रांजैक्शन में, या तो 20 लाख से ज्यादा डिपॉजिट या तो 20 लाख से ज्यादा विथड्रॉल या फिर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। ठीक है, अब ये 20 लाख से ज्यादा डिपॉजिट, 20 लाख से ज्यादा विथड्रॉल होना चाहिए इन एनी मोड अदर दैन कैश।
अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इस नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को इंडिया में पैन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पैन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आईएफएससी बैंकिंग यूनिट क्या होती है? एक ऐसी बैंकिंग यूनिट जो कि आईएफएससी में सिचुएटेड है। आईएफएससी क्या होता है? आईएफएससी होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो कि बेसिकली फॉरेनर्स को इंडिया में ट्रांजैक्शन करने में फैसिलिटेट करता है। सिंपल भाषा, गुजरात में गिफ्ट सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ आईएफएससी। ठीक है। तो गुजरात में देयर इज अ गिफ्ट सिटी विच इज एन एग्जांपल ऑफ आईएफएससी, जो कि फॉरेनर्स को इंडिया के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने में फैसिलिटेट करता है। सिंपल। ठीक है। फिर से इसको समझते हैं, फिर से ध्यान देना। एक कोई ऐसा नॉर्मली, चलो नॉर्मल क्या रूल है? नॉर्मल जो सेक्शन 100 ये सॉरी रूल 114 बीए, रूल 114 बीए के अंदर तीन सिचुएशंस है। रूल 114 बीए के अंदर तीन सिचुएशंस है। एक ये कि अगर मैं 20 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करूंगा, अगर मैं 20 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करूंगा मेरे अपने किसी भी अकाउंट में, तो मुझे डिपॉजिट के 7 दिन पहले पैन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 20 लाख से ज्यादा कैश विथड्रॉ करूंगा तो मुझे उसके 7 दिन के पहले पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं कोई करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूं या कोई कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूं तो मुझे पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। इन तीनों ट्रांजैक्शंस में एक रिलैक्सेशन दिया गया है नॉन रेजिडेंट्स को और फॉरेन कंपनीज को। ऐसी नॉन रेजिडेंट्स और ऐसे फॉरेन कंपनीज जिनकी इंडिया में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, कंडीशन 1। कंडीशन 2, ये ट्रांजैक्शंस होने चाहिए इन एन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। नंबर 3, ट्रांजैक्शंस होने चाहिए डिपॉजिट और विथड्रॉल के इन एनी मोड अदर देन कैश, और ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अगर होगा तो सिर्फ करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट वाला अकाउंट नहीं। ठीक है। अब देखो आप, तो मीनिंग ऑफ आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइंड अंडर सेक्शन, तो बकवास है। ठीक है। इधर देखो, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको सिंपल भाषा में दिया हुआ है। You're not required to apply for or quote a PAN for the 3 transactions mentioned in Rule 114BA. ठीक है। 114BA में जो 3 transactions mentioned है उनके लिए आपको पैन के लिए अप्लाई करने की या कोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। If you're a non-resident individual or not a company or a foreign company not earning taxable income in India, the transaction is with an IFSC banking unit and it involves non-cash deposits or withdrawals or opening a current account, not a cash credit account. ठीक है। आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का मतलब क्या हो गया? तो यहां पर पहले आईएफएससी का मतलब समझते हैं। तो एन आईएफएससी इज अ जोन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू नॉन रेजिडेंट्स एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स. It operates under special regulations and is designed to attract foreign investments with benefits like tax incentives and simplified procedures. ठीक है। आईएफएससी बैंकिंग यूनिट क्या हो गई? An IBU is a branch of a bank located in an IFSC. It deals specifically with international financial transactions and services, catering primarily to global clients and investors, and operates under regulatory framework of the IFSC. ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर आ गई है। This is an amendment. This is important for your exams. अब हम लोग देखते हैं कि पैन की जरूरत कहां कहां पड़ती है, कहां कहां पैन की जरूरत है। तो इन ऑल रिटर्न्स टू और कॉरेस्पॉन्डेंस विद एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी आपको अपना पैन मेंशन करना पड़ेगा। इन ऑल चालान्स फॉर द पेमेंट्स ऑफ एनी सम ड्यू अंडर द एक्ट, तो अगर आपको अगर आपको टैक्स पे करना है, पेनल्टी पे करनी है, फीस पे करनी है, इंटरेस्ट पे करना है, तो आपको अपना पैन मेंशन करना पड़ेगा। इन डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू प्रिस्क्राइब ट्रांजैक्शंस बाय सीबीडीटी फॉर रेवेन्यू इंटरेस्ट। ठीक है। अब किस किस ट्रांजैक्शन के लिए आपको अपना पैन दिखाना पड़ेगा, तो उसकी एक प्रॉपर यहां पर लिस्ट दी हुई है। ठीक है। इसको मेरे पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो ये लिस्ट मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों के लिए यहां पर अपने समरी नोट्स में दी हुई है। ठीक है। तो अगर आप लोग बुक में देखोगे या मेरी भी बुक में, अगर आप लोग रेगुलर बुक में देखोगे तो ये ऑब्वियसली डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन यहां पर मैंने इन नोट्स में आप लोगों को समराइज करके सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दिया हुआ है कि आप लोगों को पता चल जाए कि किन किन ट्रांजैक्शंस पर आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा, क्या वैल्यू होगी। ठीक है। ये जो टेबल है ये आपको याद करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आते हैं, और कई बार जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहां पर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहां पर भी पूछ लिया जाता है कि मतलब 5 ऐसे ट्रांजैक्शंस बताओ जहां पर आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये रूल 114B है, इसमें पूरी लिस्ट दी हुई है, इसमें आपको अपना पैन मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। आओ देखो, माइनर्स पैन रिक्वायरमेंट। तो माइनर्स इन्वॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस मस्ट कोड देयर पेरेंट्स और गार्जियंस पैन। माइनर्स अगर ये वाले ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हैं तो उनके पास खुद तो पैन होता नहीं है, तो अपने पेरेंट्स का या गार्जियंस का पैन वो लोग मेंशन कर सकते हैं। आगे देखो, डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन नॉट हैविंग अ पैन फॉर्म 60। डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन नॉट हैविंग अ पैन फॉर्म 60। अब इस वाली चीज में भी एक अमेंडमेंट आया हुआ है। ठीक है।
द थिंग इज कि अगर आप इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो, रूल 114B के अंदर इतने सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, अगर आप इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो और आपके पास पैन नहीं है, तो आप एक फॉर्म 60 करके डिक्लेरेशन होता है, उस फॉर्म 60 को भर सकते हो और वहां पर वो बता सकते हो कि मैंने ये वाला ट्रांजैक्शन एंटर किया है। ठीक है, तो इफ यू डू नॉट हैव अ पैन देन यू कैन फिल फॉर्म 60। ठीक है, अभी तक ये सबके लिए होता था कि फॉर्म 60 कोई भी फिल कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये जो रिलैक्सेशन होता था, दिस इज अ रिलैक्सेशन, राइट, कि आई एम सपोज टू फर्निश माई पैन, बट सिंस आई डू नॉट हैव अ पैन आई एम रिलैक्स्ड। हाउ एम आई रिलैक्स्ड? आई कैन जस्ट सिंपली फर्निश फॉर्म 60, द डिटेल्स ऑफ माई transaction in form 60 and I can be okay with it, right? So this was a relaxation that was provided by the government of India to all the persons. लेकिन अब रूल 14B में 114B में अमेंडमेंट आ गया है और यहां पर यह बोला गया है कि कंपनीज और फर्म्स के ऊपर से इस रिलैक्सेशन को हम विथड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कंपनीज और फर्म्स अगर होंगी तो वो फॉर्म 60 भर के अपना काम नहीं चला सकती, उनको पैन मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपनीज और फर्म्स को तो अपना पैन मेंशन करना ही पड़ेगा। देखो, इफ अ पर्सन इज एंटरिंग इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस बट डजंट हैव अ पैन, दे शुड फर्निश अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म 60। लेकिन अमेंडमेंट क्या आया है? देखो, the requirement of mandatorily quoting of PAN is relaxed where a person does not have a PAN and makes a declaration in form 60 giving therein the particulars of such transaction। ठीक है, तो मैंडेटरीली आपको पैन कोट नहीं करना पड़ेगा अगर आपने फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन दे दिया है तो। द सीबीडीटी हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर इतना डेटेड 10th October 2023 amended the second proviso to rule 114 to withdraw such relaxation for a company or firm। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है, ये वाला जो रिलैक्सेशन है, इसको कंपनीज और फर्म्स के लिए हटा लिया गया है। Therefore, with effect from 10th October 2023, second proviso to rule 114 provides क्या है? That any person not being a company or a firm, पहले not being a company or a firm नहीं लिखा था, बस any person लिखा हुआ था कि any person who does not have a PAN and who enters in any of the transactions specified in rule 114B has to make a declaration in form 60 giving therein the particulars of such transaction। लेकिन अमेंडमेंट में क्या हो गया है? अमेंडमेंट में ये वर्ड्स ऐड कर दिए गए हैं, नॉट बीइंग अ कंपनी और अ फर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी और फर्म्स के ऊपर से इस रिलैक्सेशन को हटा दिया गया है। However, a foreign company who does not have any income chargeable to tax in India and does not have a PAN and enters into the following transactions in an IFSC banking unit has to make a declaration in form 60। ठीक है, तो अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसकी इंडिया में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है और वो इन ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रही है थ्रू एन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, तब उसको फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन दे, तब वो वाली कंपनी फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन दे सकती है। तो opening an account other than a time deposit in basic savings bank deposit account with the banking company or cooperative bank to which the banking regulation act applies वगैरह वगैरह, अगर इसने कोई भी अपना अकाउंट खोला तो ये फॉर्म 60 में अपना डिक्लेरेशन दे सकती है, फॉरेन कंपनी जिसकी इंडिया में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। और अगर टाइम डिपॉजिट कर रही है तो टाइम डिपॉजिट किसके साथ करना चाहिए? अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक, या फिर अ पोस्ट ऑफिस, या फिर अ निधि कंपनी इसके साथ अगर ये कर रही है। अमाउंट कितने रुपए का? अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज और एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 लाख रुपीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो भी ये वाली कंपनी फॉर्म 60 का डिक्लेरेशन फाइल कर सकती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस अमेंडमेंट का जिस्ट समझ में आ रहा है। द जिस्ट इज बेसिकली रूल 114B में कई सारे ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड है। ठीक है, रूल 114B में कई सारे ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड है और ये बोला गया है कि जब आप इन ट्रांजैक्शंस में एंटर करोगे और स्पेसिफाइड वैल्यू के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करोगे, आपको अपना पैन मेंशन करना पड़ेगा, आपको अपना पैन कोट करना पड़ेगा। ठीक है, रूल 114 का एक प्रोवाइजो था। प्रोवाइजो ने कहा था कि अगर आप इन ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हो और आपके पास पैन नहीं है तो आप फॉर्म 60 में एक डिक्लेरेशन फाइल कर दीजिए, उसमें अपने ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन कर दीजिए। इस रिलैक्सेशन को कंपनीज और फर्म्स के लिए विथड्रॉ किया गया। इस रिलैक्सेशन को कंपनीज और फर्म्स के लिए विथड्रॉ किया गया कि अब कंपनीज और फर्म्स फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन फाइल करके आगे नहीं बढ़ सकती, उनको डेफिनेटली, नेसेसरीली, कंपल्सरीली, मैंडेटरीली अपना पैन कोट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी एक छोटू सा एक्सेप्शन दिया है टू फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज के लिए बोला गया कि अगर फॉरेन कंपनीज इन दो ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रही हैं, अगर फॉरेन कंपनीज इन दो ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रही हैं तो
पैन की जरूरत नहीं है, फॉर्म 60 से भी काम चल जाएगा। कौन से दो ट्रांजैक्शंस? एक, अगर वो कोई अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा रही है, और दूसरा वो कोई टाइम डिपॉजिट करवा रही है 50,000 से ज्यादा का या एग्रीगेट 5 लाख से ज्यादा का। ठीक है, लेकिन इन फॉरेन कंपनीज को फॉर्म 60 फाइल करने के लिए तभी मिलेगा अगर इनकी कोई इंडिया में टैक्सेबल इनकम नहीं होगी, और दूसरा ये जो ट्रांजैक्शंस कर रही हैं ये एक IFSC बैंकिंग यूनिट के साथ ट्रांजैक्शंस करेंगी तो। ठीक है, तो ये वाली चीज है, अगर ऐसा ऐसा हो गया तो जो फॉरेन कंपनीज हैं, मतलब ये दो ट्रांजैक्शंस में फॉरेन कंपनीज पैन को कोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, सिर्फ अगर फॉर्म 60 में डिक्लेरेशन दे दिया तब भी चलेगा। अदरवाइज कोई भी कंपनी हो, इंडियन, फॉरेन, कोई भी फर्म हो, वो अगर 114B के ट्रांजैक्शंस में एंटर करेगी तो उसको कंपल्सरीली अपना पैन कोड करना पड़ेगा, फॉर्म 60 वो नहीं भर सकती है। ठीक है, दिस वाज अनदर अमेंडमेंट दैट इज रेलेवेंट फॉर यू, राइट। नॉन एप्लीकेबिलिटी, तो यहां पर एक कुछ वो भी है कि ये वाली जो 114B क्या है कि इन ट्रांजैक्शंस में आपको अपना पैन मेंशन करना पड़ेगा, तो ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं करता? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, काउंसिल और ऑफिसर्स के ऊपर, स्पेसिफाइड नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम सर्टेन ट्रांजैक्शंस, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करता है। ठीक, आइए देखिए आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग चेंजेस टू टैक्स अथॉरिटी, अगर आप अपने पैन की किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज करते हो तो आपको अपने असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो वेयर देयर इज अ चेंज इन द एड्रेस और द नेम एंड टाइप ऑफ बिजनेस आफ्टर बीइंग अलॉटेड अ पैन, द इंडिविजुअल मस्ट इन्फॉर्म द असेसिंग ऑफिसर अबाउट द चेंज। For documents related to earlier mentioned transactions, it's mandatory to ensure that correct inclusion of either the PAN or Aadhaar number. ठीक है, शेयरिंग पैन विद टैक्स डिडक्टर्स और कलेक्टर्स, तो अगर आपका कोई टीडीएस काट रहा है आपको पैन देना पड़ेगा, अगर कोई आपसे टीसीएस ले रहा है तो भी आपको पैन देना पड़ेगा, राइट। जो टीडीएस टीसीएस वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो टीडीएस टीसीएस वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें आपका पैन डेफिनेटली मेंशन किया जाएगा। देखो, एग्जेम्पशन फ्रॉम इंटीमेटिंग एंड कोटिंग पैन, अब ये क्या है? किन लोगों के ऊपर पैन को इंटीमेट करने की और कोट करने के लिए एग्जेम्पशन है? एप्लीकेबल टू पर्सन्स विदाउट टैक्सेबल इनकम और नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पैन प्रोवाइडेड दे सबमिट अ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 197A। आपको याद होगा 197A वाला क्या था? डिक्लेरेशन। ठीक है, टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर में हम लोगों ने 197A वाला पढ़ा था, बाकी इसका रिवीजन हम लोग अगले लेक्चर में टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तो फिर उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 197A में अगर आपने डिक्लेयर कर रखा है कि भाई मेरी तो इनकम टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, ठीक है, और मेरा जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो नील आएगी, तो फिर अब मेरे को पैन कोट करने की, इंटीमेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद आधार, यूजिंग आधार इन प्लेस ऑफ पैन, अगर मेरे पास पैन है या नहीं है तब भी मैं आधार को यूज कर सकता हूं। देखो वैसे अगर मेरे पास पैन है तब मैं पैन ही यूज करूंगा, तब मैं आधार क्यों दिखाऊंगा? लेकिन सरकार कहती है कि जहां जहां पैन की जरूरत है वहां आप आधार भी दिखा सकते हो, अगर द पर्सन हैजंट बीन अलॉटेड अ पैन बट पोजेसेस एन आधार नंबर। अगर मेरे पास पैन नहीं है पर आधार नंबर है तो मैं आधार दिखा दूंगा। The person has been allotted a PAN and has intimated their Aadhaar number to the prescribed authority. मेरे पास है पैन लेकिन फिर भी अपना आधार नंबर अगर मैं अपनी prescribed authority को बता चुका हूं तो मैं वही कोट कर दूंगा। Allotment of PAN, a PAN will be automatically allotted to persons possessing an Aadhaar number but no PAN. तो अगर मेरे पास आधार नंबर है, पैन नहीं है, तो पैन ऑटोमेटिकली मुझे अलॉट कर दिया जाएगा। Consideration as PAN application, persons with an Aadhaar and no PAN are deemed to have applied for PAN. Applying for PAN with Aadhaar, persons can apply for PAN using their Aadhaar without needing to provide additional documents. तो अगर मेरे पास आधार नंबर है और मुझे पैन के लिए अप्लाई करना है, मुझे कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सिंपली आधार नंबर के बेसिस पर, अपने आधार कार्ड के बेसिस पर मैं पैन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। आओ देखो सर, कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन और आधार, तो मैंडेटरी है किसके लिए? फॉर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस टू कोट एंड ऑथेंटिकेट देयर पैन और आधार एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दोस ट्रांजैक्शंस। ठीक, तो यहां पर क्या है? कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है। वेरिफिकेशन ऑफ पैन और आधार बाय डॉक्यूमेंट रेसिपिएंट, तो जिसके पास भी आपका डॉक्यूमेंट आया है उसको आपका पैन या आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। और रूल 114BB क्या कह रहा है? स्पेसिफाइज ट्रांजैक्शंस एंड रिस्पांसिबल पर्संस फॉर एंश्योरिंग पैन और आधार इज कोटेड और ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस कौन से हैं ये हम लोगों को यहां पर दिखाई देगा। इन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस में आपको अपना पैन या आधार कोट करना पड़ेगा और रेसिपिएंट को उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका सही है। तो व्हाट इज रूल 114BB? ट्रांजैक्शंस रिक्वायरिंग पैन और आधार, कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन। पहला वही है बेसिकली, कैश डिपॉजिट्स या विथड्रॉल 20 लाख या उससे ज्यादा इन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, करंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट।
ठीक है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो 3 एडिशनल ट्रांजैक्शंस थे, वही 3 एडिशनल ट्रांजैक्शंस यहां पर भी है। 20 लाख से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो, 20 लाख से ज्यादा विथड्रॉ कर रहे हो, करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोल रहे हो, तो आपको अपना पैन आधार कोड करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। जो बंदा आपका पैन आधार लेगा उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका पैन आधार सही है। ठीक है। कुछ पेनल्टीज के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपने ये कंप्लायंसेस को नहीं किया तो आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। ठीक है। अलग अलग कंप्लायंसेस दिए हुए हैं कि इसको फेल करने पर ये होगा, इसको फेल करने पर ये होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ पेनल्टी सबकी सेम है। ठीक। तो पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 139A, मतलब पैन का जो सेक्शन है, मेन सेक्शन 139A है, उसकी अगर आपने किसी भी कंप्लायंस को किसी भी प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया तो पेनल्टीज लगेंगी। फेलियर टू कंप्लाई 10,000 रुपीज पेनल्टी। फेलियर टू कोट या इंटीमेट पैन और आधार कोटिंग या फिर कोटिंग आपने फॉल्स नंबर कोट किया तो 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। फेलियर टू कोट या ऑथेंटिकेट 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। फेलियर टू एंश्योर कोटेशन या ऑथेंटिकेशन इन डॉक्यूमेंट्स 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। पेनल्टी लगाने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। ठीक। पैन खत्म होता है, हम आ जाते हैं आधार पर। ठीक है। तो कंपलसरी इंक्लूजन ऑफ आधार नंबर कहां कहां? पैन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको करना पड़ेगा और इनकम टैक्स रिटर्न में आपको करना पड़ेगा। तो एवरी इंडिविजुअल एलिजिबल फॉर एन आधार मस्ट इंक्लूड देयर आधार नंबर इन स्पेसिफाइड इंस्टेंसेस। ठीक। मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ एनरोलमेंट आईडी। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है लेकिन आपने आधार के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एक एनरोलमेंट आईडी मिलती है, तो आपको उस एनरोलमेंट आईडी को मेंशन करना पड़ेगा। तो if Aadhaar number is absent, must provide enrollment ID in PAN application or in income tax return. Enrollment ID is a 28-digit code given at the time of Aadhaar enrollment. ठीक। रिपोर्टिंग ऑफ आधार नंबर 31 मार्च 2022 तक हो जानी चाहिए। तो पैन होल्डर्स एज ऑफ 1 जुलाई 2017 मस्ट रिपोर्ट देयर आधार नंबर। रिक्वायरमेंट टू लिंक आधार विद पैन व्हेन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम April 1st 2019। ठीक, ये तो ऐसे ही है। तो रैमिफिकेशंस ऑफ फेलिंग टू रिपोर्ट आधार नंबर, अगर आपने आधार नंबर अपना रिपोर्ट नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। तो इनएक्टिव पैन एंड पेनल्टीज, अगर आपने आधार नंबर रिपोर्ट नहीं किया, लिंक वगैरह नहीं कराया, तो आपका पैन भी इनएक्टिव कर दिया जाएगा। तो पैन बिकम्स इनऑपरेटिव इफ आधार नंबर इज नॉट रिपोर्टेड बाय 31st of March 2022। प्रोसीजर फॉर रीएक्टिवेटिंग पैन इंक्लूड्स अ फी ऑफ 1,000 रुपीज एंड स्पेसिफाइड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर इनएक्टिव पैन, इसमें क्या है, ये 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव है। 1,000 की फीस लगेगी आपको पैन को ऑपरेटिव बनाने में और इनऑपरेटिव पैन कॉन्सिक्वेंसेस डू नॉट अप्लाई टू एग्जेम्प्टेड पर्संस। अभी एग्जेम्प्टेड पर्संस कौन से हैं? ये है एग्जेम्प्टेड पर्संस। कौन कौन? एग्जेम्पशंस अप्लाई ओनली टू रेजिडेंट्स ऑफ आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, ये एग्जेम्प्टेड है। नॉन रेजिडेंट्स एग्जेम्प्टेड है। इंडिविजुअल्स एजेड 80+, ये एग्जेम्प्टेड है। और नॉन सिटीजंस ऑफ इंडिया, ये भी आपके एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी के लोग आपके एग्जेम्प्टेड है। आइए सर, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स की मदद से आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह फाइल करवा सकते हो। तो यहां पर ये दिया है कि सीबीडीटी एक स्कीम को इंट्रोड्यूस करती है जहां पर टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स होते हैं जो कि नॉर्मल लोगों का रिटर्न फाइल करने में मदद वगैरह करते हैं। ठीक है। तो उनका रोल यही होता है। हु कैन नॉट बी अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, तो एक्सक्लूड सर्टेन प्रोफेशनल्स एंड इंडिविजुअल्स, ऑफिसर्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, अकाउंटेंट्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ स्पेसिफाइड क्लासेस आर नॉट अवेलेबल। अब ये स्पेसिफाइड क्लासेस का क्या मतलब है? Specified classes का मतलब है refers to anyone other than companies or those requiring tax audit required to submit their income tax return as per the act। ठीक है। ये है वो specified classes of persons, मतलब other than companies, those other than companies या जिनका ऑडिट होना है, उनके अलावा जो कुछ भी है वो आपके specified class of persons है। तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर स्कीम आ गई है 2006 से। ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बट क्योंकि है तो इसलिए मैं आपको इसका रिवीजन करवा दे रहा हूं। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर स्कीम 2006 से आई है। तो इंट्रोड्यूस्ड अंडर दिस सेक्शन एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1 December 2006, एप्लीकेबल टू ऑल एलिजिबल पर्संस, डिफाइनिंग एलिजिबिलिटी, ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। एलिजिबिलिटी और रेस्ट्रिक्शंस क्या है? डिटेल्स हु कैन और कैन नॉट यूज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर फॉर फाइलिंग रिटर्न्स। ठीक है। Excludes individuals or HUFs with audited accounts under section 44AB or non-residents from using tax return preparers for filing returns। तो अगर मेरा ऑडिट होना है तो फिर मैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, मुझे नॉर्मल प्रोविजन से ही अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। इफ आई एम नॉट लायबल टू गेट माई सेल्फ ऑडिटेड, इफ आई एम नॉट लायबल टू गेट माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, देन आई कैन गो एंड आई कैन टेक द हेल्प ऑफ अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स क्या क्या होनी चाहिए? तो दिस स्पेसिफाइज द नेसेसरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, क्या क्या हो सकती है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, या पास एग्जाम फॉर CA CS कॉस्ट अकाउंटेंट आपका होना चाहिए।
Exclusion from acting as tax return preparer, clarification on ineligible persons for the role of tax return preparer. कौन कौन नहीं हो सकता tax return preparer? तो employees of companies and individuals whose accounts are audited under sections 44AB or other laws are not eligible. ठीक है, तो अगर मेरे अकाउंट्स की ऑडिटिंग, अगर मेरे अकाउंट्स का ऑडिट रिक्वायर्ड है तो फिर मैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकता हूं। लास्ट पॉइंट आपका ये आ जाता है, पर्सन्स ऑथराइज्ड टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम। अब इसमें भी मेरे बोलने का कुछ है नहीं, इसको आप लोग अपने आप से देख सकते हो, कई बार ये भी उसमें आ जाए, एमसीक्यूज में ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का रिटर्न कौन ऑथराइज करेगा, कौन वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल या एचयूएफ या कंपनी के रिटर्न्स कौन कौन वेरीफाई करेंगे, उससे रिलेटेड पूरी की पूरी यहां पर लिस्ट दी हुई है, इसको आप लोग अपने आप से देख सकते हो। बुक से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने। जो भी ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव एक लिस्ट है कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको कम से कम इतने क्वेश्चंस तो करने ही करने। ठीक है, वेल दैट्स इट, आई विल सी यू गाइस लेटर, अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसको सबके साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।